नमस्कार मित्रों, और जैसा कि आपको पता है हम लोग मूल विधि पढ़ रहे हैं और मूल विधि में हम लोगों ने कल छोड़ा था, आखिरी जो पॉइंट था हमारा हैकिंग पे छोड़ा था, ठीक है ना। तो आज हम लोग उसके आगे हैकिंग करेंगे और हैकिंग वाला जो पॉइंट्स है उसको करेंगे और साथ में हम लोग आज करेंगे MCQs, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं। देखिए, मोबाइल फ़ोन नेटवर्क से प्राप्त होने वाली जो जानकारियाँ हैं ये पुलिस को कैसे प्राप्त हो सकती हैं, इसके बारे में यहाँ पर इसका जिक्र है। पहला है कि मोबाइल फ़ोन का जो प्रयोग कर रहे व्यक्तियों की गतिविधि को देखना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरे पॉइंट की तरफ अगर हम लोग ध्यान दें तो मोबाइल फ़ोन का प्रयोग कर रहे व्यक्ति की भौगोलिक स्थिति, मतलब वो कहाँ से कर रहा है, कहाँ से बात कर रहा है, उपस्थिति की जानकारी और उसकी प्रेजेंस कहाँ पर है। आपने देखा होगा ना, कई एपिसोड्स में ऐसे देखा होगा कि ट्रैक करते हैं, बोलते हैं सर 5 मिनट पहले ये लोकेशन था, 10 मिनट पहले ये लोकेशन था। तो इसी चीज़ को ट्रैप करना। पहला जो मोबाइल फ़ोन का जो प्रयोग कर रहा है जो व्यक्ति है, उसकी जो जोग्राफिकल जो सिचुएशन को बताना और उसकी कहाँ पर उसका प्रेजेंस है उसको बताने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। वो पॉइंट्स हैं लगभग 4। सबसे पहले है कि संभावित ठिकाना, चलायमान स्थिति, मतलब संभावित ठिकाना वो रुका हुआ है कि बार बार शिफ्ट कर रहा है अपनी जगह। सेल की परिधि क्या है और कोई भी मोबाइल फ़ोन का अंतिम बार जो प्रयोग है वो कब किया गया था, अथवा किसी टावर से अंतिम बार अगर देखेंगे तो किसी टावर से अंतिम बार जो सिग्नल है वो कैसे प्राप्त किया गया या कहाँ से प्राप्त किया गया। जो चौथा इसमें पॉइंट है वो है आपका कि किसी घटना के बाद में पूर्व की जाने वाली कॉल, फ़ोन कॉल्स को समय के अध्ययन से अपराध करने वाले संगठन आदि की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट्स आता है जिसको बोलते हैं हम लोग अन्वेषण। अन्वेषण को इंग्लिश में बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन की दृष्टि से मोबाइल फ़ोन नेटवर्क में उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य क्या क्या हैं इसके बारे में देखेंगे कि अगर आप अन्वेषण कर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन से आप क्या क्या चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। जैसे सेलुलर नेटवर्क में उपलब्ध साक्ष्य सेवा प्रदान द्वारा प्राप्त, ठीक है। सेलुलर मतलब समझ रहे हैं, जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं वो आपको क्या क्या सेवाएँ देंगी, वो भी इसमें आपको सेवा देंगी, वो आपको लोकेशंस बताएंगी। सिम कार्ड में उपलब्ध जो साक्ष्य है वो हैंडसेट में लगे सिम कार्ड से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको क्लू रखना है दिमाग में। मोबाइल फ़ोन हैंडसेट में उपलब्ध हैंडसेट से प्राप्त जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में जिक्र किया गया है। देखिए, या इसमें सेलुलर नेटवर्क के बारे में देखेंगे। देखिए, सेलुलर नेटवर्क क्या है। नेटवर्क के बारे में वही सारी बातें हैं कि कोई टेलीकॉम कंपनी क्या देगी, कैसे अपनी जो फीचर्स है उसको पुलिस तक देगी। तो देखिए, पुलिस अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण जो भूमिका का निभाने का जो काम करेगा वो सेलुकॉम नेटवर्क करेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके बारे में। देखिए, सेलुकॉम जो नेटवर्क है इसके द्वारा जो उपलब्ध साक्ष्य हैं वो अपराध की तह तक लिवा जाएंगे आपको, और आप चीज़ों को वहाँ पे बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। कॉल डिटेल्स आप निकाल सकते हैं। सेलुलर नेटवर्क मतलब जो नेटवर्क जिसका वो यूज़ कर रहा होगा, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, BSNL एटसेट्रा, किसी का भी, वो कंपनीज़ आपको हेल्प करेंगी। यहाँ पर उनके बारे में भी लिखा हुआ है। इसमें लिखा गया है कि मेन स्विच सेंटर जिसको MSC द्वारा किसी मोबाइल फ़ोन उपभोक्ता द्वारा दी जाने वाली तथा प्राप्त की जाने वाली जो फ़ोन है, कॉल्स है, SMS है, MMS हैं, ठीक है, वॉइस कॉल्स हैं। वॉइस कॉल्स अपराधी बहुत ज़्यादा शातिर होते हैं, वो क्या करते हैं, व्हाट्सएप कॉल करते हैं या टेलीग्राम कॉल करते हैं, क्योंकि इनको बहुत जल्दी बहुत ईज़िली ट्रैक नहीं कर सकते आप, और बाकी सारी कॉल्स को आप ईज़िली ट्रैक कर सकती हैं। तो इन कॉल्स का जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे देखेंगे तो हम लोगों को रिकॉर्ड्स की कॉल डिटेल्स कहे जाती हैं। देखिए, सारी चीज़ें कॉल डिटेल्स के अंदर आएंगी। आपसे पूछा जाएगा कॉल डिटेल्स में क्या क्या आता है, तो आपको क्या बताना है। कॉल डिटेल्स के अंदर आएगा आपका जो भी आपने MMS पाया है, SMS पाया है, वॉइस कॉल जो पाई है, ये जितनी भी इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपने पाई है ये सब कहलाएगा आपका कॉल डिटेल्स, ठीक है। किसी भी अपराध के अन्वेषण में अगर आप देखेंगे तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये कॉल डिटेल्स। आपको पता ही होगा कि लगभग 80% भूमिका अब के टाइम पे हो गई है आपके फ़ोन की। 80% लोगों का फ़ोन, CCTV कैमराज और आपको व्हाट्सएप, लास्ट लोकेशन, लास्ट सीन, इसके बिहाफ पर आप इनको पकड़ सकते हैं, क्योंकि पहले तो चोरों को पकड़ना बहुत ही मुश्किल था। अब चोरों की भी ये प्रॉब्लम हो गई कि कम्युनिकेशन तो करे कैसे करें, PCOs बंद हो चुके हैं, सब फ़ोन पे ही हो गया है। तो मैक्सिमम टाइम वो क्या होता है, वो कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से पुलिस से चोरों को पकड़ लेती है, और अच्छी बात है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
अपराध के संबंध में कोई सूत्र सुराग ना मिल रहे हों, ऐसी स्थिति में कॉल डिटेल्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल सच बात है। मैंने आपसे बोला कि लगभग 90% जो केसेस में फ़ोन से ही डिटेक्ट कर लिया जाता है। कॉल डिटेक्ट का जो रख रखाव है सेलुलर सेवादाता करते हैं। सेलुलर सेवादाता का मतलब समझ रहे हैं यहाँ पे? सेलुलर सेवादाता का मतलब है जो सेल फोन्स के लिए जो सिम प्रोवाइड कराती हैं, जो टेलीकॉम जो कंपनीज़ है वही प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि हम लोगों का है कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड से प्राप्त होने वाली जानकारियाँ। अब देखिए कॉल डिटेल्स से प्राप्त होने वाली जानकारियाँ कौन कौन सी होंगी। सबसे पहले देखेंगे कि मोबाइल फ़ोन सेवादाता की जानकारी, मतलब किसका मोबाइल फ़ोन है, सबसे पहले वो, मोबाइल फ़ोन का कनेक्शन किसके नाम पर है वो, मोबाइल फ़ोन के नेटवर्क का जो सेल नंबर है वो क्या है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन से की जाने वाली अथवा प्राप्त की करने वाली आउटगोइंग कॉल्स और इनकमिंग कॉल्स की जितनी भी जानकारी है वो आपको सेलुलर कंपनीज देंगी। जिस नंबर पर कॉल की गई है अथवा कॉल प्राप्त की गई है उसकी भी पूरी जानकारी कौन देगी? कंपनी देगी। इनकमिंग कॉल्स, कब कोई कॉल आई, कब उसने अपराधी ने कॉल किया, ये सारी जो डिटेल्स है वो आपको सारी प्रोवाइड की जाएगी। अब आगे अगर हम लोग देखें इसके पॉइंट्स को तो देखिए लिखा हुआ है कि भाई समय किसी समय बात हुई है या कोई दिनांक है, कोई तारीख है, इसकी भी आपको पूरी जो डिटेल है ना वो कौन देगी? कंपनीज आपको देंगी। ठीक है, कितनी बार बात हुई है, किस समय बात हुई है, क्या दिनांक है, किस तारीख को बात, कितने सेकंड बाद, ये सब देगी। क्या फ़ोन करने में कभी PCO का प्रयोग किया गया है आदि, इन सब बारे में जानकारी दी जाएगी। भारतीय संसद पर आतंकवादी हमले में जांच एजेंसी ने कॉल डिटेल से ही पाया था कि आतंकवादी का जो प्लान था वो पूर्व नियोजित प्लान हुआ करता था। उन्होंने पूरी प्लानिंग करी हुई थी और माननीय उच्चतम न्यायालय ने सज़ा देते समय कॉल डिटेल्स को साक्ष्य के रूप में भी माना। देखिए कोई भी चीज़ है ना, मैंने आपसे क्या कहा, लगभग आप 80% केसेस में देखेंगे कि जितने भी क्राइम होते हैं उसमें 80% केस में ही आप फ़ोन के थ्रू ही वो पूरी जो चीज़ें हैं सुलझ जाती हैं। ठीक है, क्योंकि आप कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, एग्जैक्ट टाइम पे उस व्यक्ति को कैसे पकड़ेंगे, उसके लिए आप फ़ोन का यूज़ करेंगे, तो फ़ोन के थ्रू आप सारी चीज़ों को पकड़ सकते हैं। अब देखिए किसी मोबाइल फ़ोन उपभोक्ता की अपनी पहचान होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलर आईडी बोलते हैं। कॉलर आइडेंटिफिकेशन या कॉलिंग नंबर आइडेंटिफिकेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं CNID। ठीक है, ये दोनों नामों से जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई कॉलर आईडी क्या है, तो आपको बता देना है। उपभोक्ता के संबंध में सारी जो जानकारियां हैं वो सेलुलर नेटवर्क सेवादाताओं के पास उपलब्ध रहती हैं। मोबाइल जो फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन से अपराध में साक्ष्य के स्रोत प्राप्त होते हैं। वो साक्ष्य के 4 स्रोत बताए गए हैं, अभी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। कौन सा? पहला जो स्रोत है वो है मीडिया उपकरण, दूसरा जो स्रोत है वो सिम कार्ड है, तीसरा मेमोरी कार्ड है और चौथा है आपका मोबाइल फ़ोन की सेवा प्रदान, मतलब मोबाइल फ़ोन जो आपको सेवाएं प्रदान करता है। तो मोबाइल फ़ोन से अपराध के साक्ष्य के स्रोत कितने हैं? ये 4 हैं। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। अब आते हैं हम लोग हैकिंग के बारे में। हैकिंग हालांकि हम लोग पढ़ चुके थे। हैकिंग का मतलब यही होता है कि आपस में एक ऐसी प्रतियोगिता या ऐसी कोई होड़ जिसके कारण से कंपनी के लोग द्वारा परस्पर एक दूसरे की क्या करते हैं, जो सूचनाएं हैं, ट्रेडिंग की सूचना है, व्यापार की जो सूचना है, उसको हैकर्स की मदद से चुरा लेते हैं, या उनके ईमेल्स चुरा लिए, या उनकी जो एनुअल ग्रोथ कितनी है वो कैसे करते, क्या प्लानिंग, ये सब सारी चीज़ें चुरा लिए, प्रोजेक्ट चुरा लिए, ये सारी चीज़ें, यही हैकिंग है। अब देखिए हैकिंग में क्या है, किसी कंप्यूटर के अंदर अनधिकृत प्रवेश हो जाता है तो एक कंप्यूटर का विशेषज्ञ ही इस हैकिंग को कर सकता है, ये अपराध को अंजाम दे सकता है। अब हैकिंग कोई नॉर्मल आदमी तो कर नहीं सकता, गेट खोलना तो है नहीं। हैकिंग में आपको बहुत सारे लैंग्वेजेस आनी चाहिए, बहुत सारे एप्लीकेशन आने चाहिए, सॉफ्टवेयर रन करने आने चाहिए, बहुत होती है, जो भी हैकिंग के लोग जानते होंगे, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो आनी चाहिए। अब कंप्यूटर संचार युक्त की हैकिंग की आवश्यक तत्व निम्नलिखित में निम्न है। कौन कौन से? सबसे पहले इसके जो आवश्यक तत्व 4 है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहला है वो दोषपूर्ण क्षति करने का उद्देश्य, क्या आप क्षति करना चाहते हैं। दूसरा, पूरी जानकारी के साथ दोषपूर्ण क्षति करने का उद्देश्य, पूरी जानकारी आपको थी, लैपटॉप का पासवर्ड आपको पता था, आपको उसका मेल आईडी पता थी, आपको उसका सर्वर पता था, आपने IP एड्रेस उसका चुरा लिया, उससे आपने हैकिंग कर ली, ये सब चीज़ें। ऐसे क्षति कंप्यूटर प्रणाली अथवा कंप्यूटर नेटवर्क से ही संबंधित है। ठीक है,
ऐसी क्षति से स्टोर की हुई सूचना हटा दी जाती है या मिटा दी जाती है, या आप उसको डिलीट कर देते हैं, या उसमें कुछ एडिट करके उसमें छेड़छाड़ कर दिया, या उसका मूल्य घटा दिया। ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कोई ऐसी कोई चीज़ है जिसमें आपने एडिट कर दिया, वो चीज़ आपने चेंज कर दी, ठीक है, तो उससे उस व्यक्ति को नुकसान हो सकता है। बिना उसकी इजाज़त से आपने उसके लैपटॉप में प्रवेश कर लिया, आईपी एड्रेस के थ्रू कर लिया, पासवर्ड के थ्रू कर लिया, पासवर्ड को रीसेट कर दिया, एक अपना नया पासवर्ड जनरेट कर दिया। ये सारी जो चीज़ें हैं सब की सब हैकिंग में ही आता है। अब देखेंगे हम लोग कंप्यूटर संचार युक्त की हैकिंग करने में निम्न टूल्स का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से टूल्स हैं? हालांकि टूल्स बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको पढ़ लेना ज़रूरी है। जैसे पोर्ट स्कैनर, ठीक है, वल्नरेबिलिटी स्कैनर, रूट किट, पैकेट स्कैनर, ठीक है। अभी एक हैकर की और डेफिनेशन आ गई। हैकर क्या हो सकता है? हैकर एक हो सकता है कंप्यूटर का नॉलेज रखने वाला बहुत ही स्पेशलिस्ट व्यक्ति, बताओ वही हैकिंग कर सकता है। अब आते हैं हम लोग क्रैकर में। देखिए क्या होता है, क्रैकर होता है कंप्यूटर और कंप्यूटर को जोड़ने वाले, मतलब कंप्यूटर की जो सिस्टम उसको तोड़ने वाले जो लोग होते हैं, कंप्यूटर और कंप्यूटर की जो सिस्टम की अंदरूनी चीज़ों को तोड़ने वाले जो लोग होते हैं उनको क्रैकर बोलते हैं, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी का विशेषज्ञ क्या होता है? उसको बोलते हैं हम लोग साइबर पंक। याद रखिएगा, ये आपके कंप्यूटर में भी आ सकते हैं सारी चीज़ें। अब आते हैं क्रिकर्स। फ्रिकर्स का मतलब क्या है? फ्रिकर्स का मतलब होता है कि सूचना संचार तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र का विशेष ज्ञान जो लोग रखते हैं उनको बोलते हैं फ्रिकर्स, हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं, देखिए इसमें आ गया है आपका कि हैकर्स निम्न प्रकार की सूचना को हैक या प्राप्त करना चाहता है। अब देखिए किस प्रकार की यहाँ पे सूचनाओं के बारे में दिया है। यहाँ पे 6 प्रकार की सूचना के बारे में दिया। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक कर सकता है, डेटा सेंटर और टेलीफोन सेंटर का पता लगा सकता है, खुली तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है सिस्टम में। हैक को साक्ष्य हैकिंग में जाके जो मान लीजिए किसी के एविडेंस है उसको मिटा देगा, सेवा से इनकार कर देगा किसी प्रकार की, मतलब कंप्यूटर में, ठीक है। किसी राष्ट्र की एकता, अखंडता और प्रभुता को ठेस पहुंचाएगा। ठेस पहुंचाने मतलब क्या है? किसी का वेबसाइट हैक कर लिया, किसी का सिस्टम हैक कर लिया, बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति था, उसने क्या किया कि तुरंत, जैसे अभी आपको पता होगा सिंधिया के बारे में, जब सिंधिया अभी कैबिनेट के मंत्रिमंडल में शपथ ले रहे थे तो उनकी फेसबुक अकाउंट को किसी ने हैक कर लिया था और उनके वो सारे वीडियोस अपलोड करे थे जब सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए बीजेपी को कोसा था, वो सारे उन्होंने उसी दिन अपलोड कर दिए थे। तो ये हैकिंग थी, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग स्टेगनोग्राफी। अब स्टेगनोग्राफी क्या होता है? देखिए स्टेगनोग्राफी क्या होता है कि किसी भी डेटा, कोई आपके पास डेटा है, कोई आपके पास किसी की आवाज़ है रिकॉर्डेड, कोई आपके पास किसी की वीडियो है बनी हुई, किसी दूसरी डेटा ऑडियो वीडियो फाइल में छुपाना स्टेगोग्राफी कहलाता है। मान लीजिए आपने अपना एक फ़ोल्डर बनाया, माई फ़ोन करके एक फ़ोल्डर बनाया, माई फ़ोन फोल्डर के अंदर आपने डेटा डाला, ऑडियो डाला, वीडियो डाला। उसने क्या किया हैकर ने कि वो फोल्डर को, उन सारी चीज़ों को वहाँ से हटा के किसी और फाइल के अंदर छुपा दिया, बहुत ही अंदर, और उसमें डाल दिया आपका पासवर्ड, ठीक है। तो वो क्या आएगा? उसको बोलेंगे स्टेगनोग्राफी, ठीक है। तो इसको छुपाना, हाइड करना होता है। स्टेगनोग्राफी जो होता है वो क्रिप्टोग्राफी से भिन्न होता है, क्योंकि क्रिप्टोग्राफी क्या है? क्रिप्टोग्राफी में साइबर पंक होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। देखिए जो स्टेगनोग्राफी है वो स्वयं में एक साइबर अपराध नहीं है, लेकिन इसका दुरुपयोग एक अपराध है। स्टेगनोग्राफी जैसे उन्होंने फाइल उठा के कहीं और डाल दी, छुपा दी, हाइड कर दी, ये अपराध नहीं है, लेकिन साइबर हैकिंग नहीं है, इसको हैकिंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपने किसी की मर्ज़ी से गए हैं उसके सिस्टम पे और आपने वो फाइलें कॉपी करके कहीं और पेस्ट कर दी, वहाँ से डिलीट कर दी। अब बात आती है कि भाई स्टेगनोग्राफी का प्रयोग बहुत से वैध कार्यों के लिए भी किया जाता है, जैसे कि फ़ोटो को वाटर मार्किंग करना, कॉपीराइट्स प्रोटेक्शन के लिए, गुप्त डेटा प्रोटेक्शन के लिए। अब बात करते हैं कि यदि कोई मान लीजिए पोर्नोग्राफी है, ठीक है, फाइल को किसी फाइल के साथ छुपा कर भेजा जा रहा है, तो यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 67 के अंतर्गत अपराध होगा। जैसे कि अब आपको पता है कि भारत के अंदर पोर्नोग्राफी के ऊपर कितने खतरनाक तरीके से बैन लगे हुए हैं, कोई भी वेबसाइट नहीं है।
देखिए वेबसाइट, लोग कहते हैं ना कि वेबसाइट को हटा दिया जाए, पोर्नोग्राफी वेबसाइट को। देखो वेबसाइट नहीं हट सकती, क्योंकि वेबसाइट को चलाना उनके अधिकारों में आता है, ठीक है। और अधिकार में जो चीज़ आती है उसको हटाया नहीं जा सकता, ठीक है। ये आर्टिकल्स में है, इसका उल्लेख है। ये वाक्य अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है 19 आर्टिकल्स में आता है। अब लेकिन ये है कि मान लीजिए आपको कोई चीज़ आती है, जैसे आपको स्टेगनोग्राफी आती है। स्टेगनोग्राफी में आपने किसी फाइल के अंदर 50 फाइल काम के रखी, 2 फाइलें उसमें पोर्नोग्राफी इस टाइप की डाल के उसमें वीडियोस का लिंक या उसको एपीके फाइल में कन्वर्ट करके आपने भेज दी, ठीक है। अब भेजी तो वो अगर पकड़ में आती है तो वो क्या कहलाता है, वो धारा 67 के अंतर्गत क्या कहलाता है, अपराध है। साइबर अपराध के कुछ उदाहरण हैं, जैसे साइबर अपराध में कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। जैसे 2 राष्ट्रों के मध्य नेट का वॉर, इंटरनेट अक्सर होता है। नेट का वॉर समझते हैं जैसे कि भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन के नेट का वॉर क्या है, इंटरनेट से वॉरिंग, बम बॉम्बिंग होना। जैसे मैंने आपको बताया था ईमेल बॉम्बिंग बोलते हैं। ईमेल बॉम्बिंग में क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर के ईमेल को, जीमेल को मतलब ईमेल को कर लिया टैकल, उसके ऊपर लगातार इतनी सारी ईमेल्स की बौछार करी जिसमें उस पर ईमेल्स पे लोड पड़ा और ईमेल, उसकी जो ईमेल है वो क्रैश हो गई, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ईमेल की बॉम्बिंग। तो ठीक वैसे ही आने वाले समय में नेट की बॉम्बिंग भी हो सकती है, नेट वॉर में भी हो सकता है, नेट का युद्ध हो सकता है। आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने में सूचना तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना, ठीक है। आप देख पाएंगे कि ईमेल, एसएमएस तथा फ़ोन कॉल्स का प्रयोग करना, इनक्रिप्शन प्रोग्राम तथा इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का प्रयोग करना। इनक्रिप्शन प्रोग्राम क्या होता है, देखिए व्हाट्सएप में जब भी आप चैट करते होंगे तो उसमें लिख के आता ना इनक्रिप्शन एंड टू एंड लिख के आता है। इनक्रिप्शन का मतलब है कि इसको कोई पढ़ नहीं सकता, ये जो आप भेज रहे हैं मैसेज किसी को, इसको कोई बीच में कोई व्यक्ति नहीं पढ़ सकता जब तक उसको फॉरवर्ड नहीं होगा या आप उसको मैसेज खुद से नहीं दिखाएंगे। अगर मान लीजिए आपने भेजा तो वो जो कोड के थ्रू जा रही है दूसरे के व्हाट्सएप पे, वो कोडिंग कोई बीच में नहीं पढ़ सकता, उसको बोलते हैं एंड टू इनक्रिप्शन, ठीक है ना। अब देखिए सैटेलाइट फ़ोन सेवा का प्रयोग करना। सैटेलाइट, देखिए सैटेलाइट फ़ोन जो होते हैं वो ज़्यादातर पीएम उनका यूज़ करते हैं, ठीक है। सीएम यूज़ करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, गवर्नर्स करते हैं। उसका रीज़न है कि उनकी कोई बात को कोई नॉर्मल व्यक्ति उसको सुन ना पाए, हैक ना कर पाए। जैसे जो टेलीकॉम कंपनीज़ है वो भी उनकी बातों को ना सुन पाए। तो इस टाइप की जो बात होती है उनको सिर्फ सैटेलाइट फ़ोन के थ्रू ही किया जाता है, जो डायरेक्ट सैटेलाइट से लिंकअप होती है और वो अंडर होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग सुनेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई प्राइवेट कंपनी जैसे एयरटेल है, बीएसएनएल है, बहुत सारी, मेरे बीएसएनएल तो गवर्नमेंट ही है, जैसे मान लीजिए आइडिया है, तो ये सारी जो कंपनीज है वो कंपनीज इनको ना सुन पाए। अब आते हैं वायरस, वॉर्म तथा ट्रोजन हार्ट नेट पर छोड़ना। देखिए इसका वायरस क्या है, वायरस तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। अगर वायरस आपके मोबाइल में आ गया तो पता नहीं आपसे क्या क्या करा, आपके लैपटॉप पे आ गया तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है। आपकी सारी फाइलें डिलीट हो सकती हैं, सारी फाइलें इनक्रिप्ट हो सकती हैं, आपका लैपटॉप हैक हो सकता है, आपका पूरी डिवाइस हैक हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें। अभी आपको पता होगा मेलवेयर जो चला हुआ था, एक वायरस था, तो उसने बहुत सारे ऐसे वर्ल्ड के दिग्गज जो नामी लोग हैं उनको हैक, उनका जो अकाउंट था हैक कर लिया था। और हैक करने के बाद बिटकॉइन में उनसे फिरौती मांगी थी कि आप उनको इतने बिटकॉइन पे करो, नहीं बिटकॉइन पे करते तो हम आपका जो पूरा डेटा है वो डिलीट कर देंगे। तो ये भी इस टाइप का भी रहता है। कुछ बहुत सारा भारत में और अन्य देशों में क्या हुआ है, कुछ साइबर अटैक हुए तो उनके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में एक साइबर अटैक हुआ था, एक टाइटन रेन हुआ था, एक मून लाइट हुआ था, एक था मिडिल ईस्ट का साइबर अटैक हुआ था, एक यूगोस्लाविया का साइबर अटैक हुआ था और एक होता तमिल टाइगर का साइबर अटैक, ठीक है। तो ये सारे साइबर अटैक हुए, हालांकि हुए तो बहुत है। यूगोस्लाविया में एक चीनी दूतावास पर अमेरिकी बॉम्बर द्वारा एक हमला हो गया था। बॉम्बर का मतलब कोई बम नहीं फेंक रहा, बॉम्बर का मतलब होता है कि आपने किसी स्पेसिफिक जीमेल को, ईमेल को, किसी स्पेसिफिक कोई साइट को जो कि उसके अंतर्गत है, उसमें इतनी सारी मेल्स भेज दी लाखों करोड़ों की तादाद में एक साथ एक ही सेकंड पे कि वो लाइन क्रैश हो गई। समझ रहे हैं, वेबसाइट की अपनी क्षमता है। तो आपने एक साथ एक ही सेकंड के अंदर ट्रेंडिंग क्या होती है, ट्विटर पे कभी कोई चीज़ कैसे ट्रेंड करता है, ट्रेंड करने का मतलब ये कि आपने एग्जैक्ट उसी समय के अंदर
लगातार कई लोगों ने अपनी अलग अलग वेबसाइट से या अलग अलग मोबाइल से, अलग अलग डिवाइस से एक ही सही, जैसे 11 बजे का टाइम डाला तो 11 बजे एग्जैक्टली आपने कुछ हैशटैग चला दिया, वो हैशटैग चला दिया तो वो ट्रेंडिंग में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये होता है ट्रेंड। यदि आपको कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती अथवा बंदूक की नोक पर ATM मशीन से पैसा निकालने को कहता है तो क्या करें? तो इसमें बोला गया है कि आपको अगर तो क्या करना चाहिए, तो आपके साथ में ATM पर जाएं तो क्या करें, तो आप उसके साथ में ATM पर जाएं। ठीक है, इसमें सेकंड में आपका ATM कार्ड डालें, परंतु सदैव से याद रखें कि उस समय उसको उसका पिन नंबर उल्टा डालना है। जैसे आपका पिन 1 2 3 4 है तो आपका जो पिन होगा वो 4 3 2 1 डालना होगा। मशीन द्वारा उसे उल्टे पिन को स्वीकार किया जाएगा तथा मशीन द्वारा पुलिस को सूचना कर दी जाएगी, जिससे पुलिस वहां पर पहुंच सकती है। देखिए ये फीचर्स है पिन में। होता क्या है एक्चुअली कि अगर आपका पिन एग्जैक्टली जिस पैटर्न पे चल रहा है और आपने कई बार अगर पैटर्न को गलत फॉलो किया है तो ऑटोमेटिकली एक कॉल होती है, वो वापस से किसी और को चली जाएगी, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट को चली जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो नंबर 112 है तो उसको चली जाइए, वो पुलिस वहाँ से टैकल करके आपको पकड़ सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा जो पूरा चैप्टर था, फिनिश हो गया है IT सेक्टर हमारा। और IT सेक्टर के साथ साथ हम लोगों ने बहुत सारी जो इसमें जानकारी थी उसको भी पढ़ी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन आंसर की तरफ आएंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में से किसे सूचना के प्रकटीकरण से छूट है। तो देखिए किसे सूचना के प्रकटीकरण से छूट है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले यह देखिए विदेशी सरकार को सूचना के प्रकटीकरण से छूट नहीं प्रकट कर सकती। सूचना जो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को प्रभाव में डाली, बात सही है। सूचना जिसका प्रकटीकरण किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा पहुंचा सकता है, और डी, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सूचना का जो अधिकार है वो अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत विदेशी सरकार से विश्वास से प्राप्त सूचना, विश्वास जो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता जैसे प्रभाव डालेगी, और सूचना जिसका प्रकटीकरण किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा पहुंचाएगा, आदि सभी को सूचना के प्रकटीकरण से मुक्त है। सूचना का अधिकार किसको प्राप्त है? तो सभी, देखिए सभी नागरिकों को प्राप्त है सूचना का अधिकार, तो इसमें आपका ए हो जाएगा। सूचना का जो अधिकार है वो धारा 3 के अंतर्गत आता है। पहले तो ये समझना आपको, इस अधिनियम में उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। इसमें कहा गया है कि भाई मुख्य सूचना आयुक्त का जो कार्यकाल है वो क्या है? वो है आपका 5 वर्ष। ठीक है, ये धारा 13 के अंतर्गत है कि ये 5 वर्ष मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होगा। ठीक है, और इस समय अगर आप मुझे बता पाएँ कि जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो कौन है, तो वो है सुधीर भार्गव। इसे याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए जो चौथा है वो सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो वो आया था 19, मैंने आपको बताया था 19 के अंतर्गत आता है, जिसको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बोलते हैं। सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 19 में प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं हम लोग कि भाई जन सूचना अधिकार भारत में कहाँ लागू नहीं है। तो वो देखिए अभी तो जम्मू कश्मीर दिया है, लेकिन अभी आप जम्मू कश्मीर को हटा सकते हैं क्योंकि 31 अक्टूबर से 2019 से ये संपूर्ण भारत में लागू हो गया, तो हर जगह है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सभी जगह। ठीक है ना, आगे आते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम जो धारा 1 की उपधारा 2 के अनुसार ये अधिकार अधिनियम जो है वो संपूर्ण कश्मीर राज्य के अतिरिक्त को हटा दीजिए, संपूर्ण कश्मीर में या संपूर्ण भारत के हर राज्य पे लागू है। छठे पे आते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन इस अधिनियम के प्रवर्तन में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों से निपटने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो वो प्राप्त है आपको केंद्र सरकार को, ऑप्शन नंबर बी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 30 के अधीन इस अधिनियम के प्रवर्तन में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर करने की जो शक्ति वो केंद्र सरकार को प्राप्त है। प्रश्न नंबर 7, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू होता है कहाँ पर? संपूर्ण भारत पर होता है। जम्मू कश्मीर मैंने आपसे कहा इसको हटा दीजिए, तो जम्मू कश्मीर को हटा दीजिएगा। ठीक है ना, संपूर्ण भारत हो गया, अब इसका सही विकल्प बी। देखिए सूचना का अधिकार जम्मू कश्मीर 2005 से
जो इसका पूरा सूचना का अधिकार का है नाम और इसकी डेट है। और जो जम्मू कश्मीर को हटा दिया जाए तो जम्मू कश्मीर अब संपूर्ण भारत पे लागू होगा, ठीक है ना। सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने पर कितने समय में सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है? 30 दिन के अंदर भैया सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है। सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी आवेदन प्राप्त करने के पश्चात यथाशीघ्र 30 दिन के भीतर विहित शुल्क के भुगतान पर या तो सूचना देगा अथवा धारा 8 और धारा 9 में अंतर्निहित विधिक विहित कानूनों के आधार पर इनकार कर देगा। किंतु यहाँ सूचना किसी व्यक्ति के प्राण व स्वतंत्रता से संबंधित है तो उसे आवेदन 48 घंटे के अंदर देना पड़ेगा। अगर आप कहीं हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल जाके आपको पता नहीं चल रहा है कि मेरे जो भी सगा संबंधी है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, और ये ट्रीटमेंट क्यों चल रहा है डॉक्टर नहीं बता रहे हैं, कौन सा रीज़न है, कौन सी बीमारी इसको लगी है, तो आप वहाँ पर सूचना के अधिकार के तहत डाल सकते हैं। उस केस में 48 घंटे के अंदर वो आपको बताएंगे और नॉर्मल केस में आपको 30 दिन के अंदर बताएंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें सूचना के प्रदान किए जाने से छूट है? तो इसमें सूचना के प्रदान किए जाने से छूट है भैया ऐसी सूचना जिससे प्रकटन से भारतीय संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, राज्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, रणनीति वैज्ञानिक और आर्थिक हितों में ना हो। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था, और इस अधिनियम के तहत ऐसी सूचना प्रदान करने की मनाही है जिसे राज्य सुरक्षा या प्रतिकूल प्रभाव पड़े। ऐसी सूचना जिसके प्रकटन से भारतीय संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, रणनीति वैज्ञानिक या आर्थिक हितों में न होने वाली सूचना हो। 10वें में आते हैं सूचना का जो अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? तो वो क्या है सूचना का अधिकार का अधिनियम 2005 का उद्देश्य? तो वो है आपका सूचना की पहुंच अधिक तक संभावित हो। बिल्कुल सही बात है। सूचना की पहुंच आसान और विशद हो, नागरिक को समान हित मतलब निजी हित अथवा सार्वजनिक हित से जुड़े मानकों से सूचना प्राप्त हो या उपयुक्त सभी। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। देखिए, सूचना का जो अधिकार अधिनियम 2005 का जो उद्देश्य है कि सूचना की पहुंच अधिक व प्रभावी हो, सूचना की पहुंच आसान है और विशद हो, साथ ही नागरिकों को समान हित, निजी हित अथवा सार्वजनिक हित से जुड़े मामलों में सूचना प्राप्त करने का अधिकार हो। सूचना अधिनियम 2000 कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 9 जून 2000 को, ठीक है। देखिए, सूचना जो प्रौद्योगिकी अधिनियम है वो 2000 को हुआ, जो कि 9 जून 2000 को अधिनियम पारित हुआ। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कब लागू हुआ? तो देखिए 3 जून 2000, 5 जून 2000, फिर आएगा आपका अब देखेंगे इस पर 11 जून या 17 अक्टूबर। तो 17 अक्टूबर 2000 को हुआ, ठीक है। कौन सा? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। ये कब हुआ? 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ। भारतीय कंप्यूटर आपात मोचन दल किन कृत्यों का पालन करता है? तो देखिए, सबसे पहले वो करता है किन कृत्यों का पालन? साइबर अपराध, आपात से निपटने के लिए आपात है अद्युपात का, साइबर अपराध साइबर आपात प्रतिक्रिया किसी क्रियाकलाप के समन्वय से, साइबर आपात का पूर्वानुमान करने और चेतावनी देने का, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका विकल्प है। देखिए, सूचना अधिकार जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 70 का खा 4 के अनुसार भारतीय कंप्यूटर आपात मोचन दल, ये बहुत दल है, बहुत बड़ा, इसको हल्के में मत लीजिएगा। ये भारतीय कंप्यूटर आपात मोचन दल है। इस दल का काम ही है कि ये देखता है कि कहीं आपात स्थिति में, आपको पता है कि अगर एक बार युद्ध हो जाए तो आप जो सैनिक तो मोर्चा संभाल लेंगे, लेकिन एक बार का साइबर अटैक हो गया तो जितना आपका अकाउंट है वो भी जा सकता है, जितना आपका रुपया है वो भी सब जा सकता है, और जितना आपके डेटा है पूरे इंडिया के वो जा सकती हैं। बहुत सारा बहुत डैमेज हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसको हर कोई टैकल भी नहीं कर सकता है। जिसको कंप्यूटर की गहन नॉलेज है वही टैकल कर पाएगा, ठीक है। साइबर आपात संबंधी सूचना का संग्रहण, विश्लेषण और प्रयास, ठीक है। दूसरे में क्या है कि साइबर सुरक्षा आपात का पूर्वानुमान और चेतावनियाँ देना। तीसरा है साइबर सुरक्षा आपात से निपटने के लिए आपात अत्युत्पात करना, साइबर आपात प्रक्रिया क्रियाकलापों का समन्वय करना,
साइबर अपराध की सूचना, सूचना पद्धति, प्रक्रियाएं, निवारण प्रक्रिया और रिपोर्ट करने के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत, सलाह, अति संवेदनशील टिप्पणी और श्वेत पत्र जारी करना। और आखिरी वाला है कि साइबर सुरक्षा से संबंधित ऐसे अन्य काम जो विहित किए गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का विस्तार कहाँ तक है, तो बता दिया संपूर्ण भारत में। देखिए ये ऑटोमेटिक संपूर्ण भारत पे लग गया, और कुछ ऐसे अधिनियम है जिनको संपूर्ण भारत में बोलना पड़ता है क्योंकि वो जम्मू कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 के बाद से अपने आप ही लग गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की जो धारा है धारा 1 की उपधारा 2 के अनुसार इस अधिनियम का जो विस्तार है वो संपूर्ण भारत पर होगा। इसके अतिरिक्त यह किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किसी किए गए किसी अपराध या उसके अधीन उल्लंघन पर भी लागू होगा। अब आते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 किस उद्देश्य के लिए अधिनियमित किया गया था, बताना। देखिए सबसे पहले ये किया गया होगा इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक समव्यवहार को विहित मान्यता देने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक फाइल सूकर बनाने के लिए, भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बैंकर बही खाता साक्ष्य अधिनियम और भारतीय रिजर्व बैंक के संशोधन उनसे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए। तो डी विकल्प इसका क्या है, बिल्कुल राइट है। ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 निम्नलिखित उद्देश्यों से अधिनियम किया गया था। पहला, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक समव्यवहार को विधिक मान्यता देने के लिए, सरकारी अभिकरणों में दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक फाइल बनाने को सूकर बनाने के लिए, इसका मतलब है। और तीसरा देखते हैं पहले, भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बेकरार बही साक्ष्य अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम का संशोधन करने तथा इसमें संबंधित या उसे आनुषांगिक विषयों का उपलब्ध करने के लिए। देखिए आप ये समझिए कि जो ये अधिनियम आया ना, वो यही अधिनियम आया कि जितनी गैजेट से काम कर रहे थे इसको भी कानून के अंतर्गत रख दिया गया कि इससे सदुपयोग है तो इसका दुरुपयोग भी है। अब आते हैं 16 नंबर का प्रश्न, सुरक्षित प्रणाली से अभिप्रेत क्या है। सुरक्षित प्रणाली से अभिप्रेत है कि आपराधिकृत प्रवेश और दुरुपयोग से युक्त सुरक्षित, साधारणता स्वीकार्य सुरक्षा प्रक्रिया से के अनुप्रय, विश्वसनीय और सही संचालन का युक्त स्तर उपबंधित करता है, या डी है उपयुक्त सभी। तो सही विकल्प उपयुक्त सभी है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 2 के ZE या अंगा के अनुसार सुरक्षित प्रणाली से कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जो पहला, आपराधिकार प्रवेश और दुरुपयोग से युक्त रूप से सुरक्षित है, संवेदनीय और सही संचालन का युक्त स्तर उपबंधित है, आश्रित कृत करने के लिए युक्त रूप से उपयुक्त है, या साधारणता स्वीकार्य सुरक्षा प्रक्रियाओं के अनुरूप है। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर नेक्स्ट। कहते हैं डिजिटल हस्ताक्षर क्या है और कौन जारी करता है। तो डिजिटल हस्ताक्षर जारी करेगा प्रमाणन अधिकारी। ठीक है, देखिए डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में हम लोग बात भी कर चुके हैं, बार इसमें करके और वीडियो लंबी नहीं करेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की जो धारा के अंतर्गत डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र को प्रमाणन अधिकारी जारी करता है। साइबर अपील अधिनियम की स्थापना कौन करता है, तो वो है केंद्रीय सरकार। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 48 के 1 के अनुसार केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा साइबर अपील अधिकरण नामक एक या अपील अधिकरणों की स्थापना करेगी। अपराध का अन्वेषण प्रश्न नंबर 19 है कि IT के एक्ट में कौन कर सकता है अपराध का अन्वेषण, तो वो करेगा पुलिस इंस्पेक्टर से निम्न पंक्ति का कोई अधिकारी। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 78 के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के हुए भी कोई ऐसा पुलिस अधिकारी जो निरीक्षण की पंक्ति से नीचे का ना हो, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण करेगा। आप इंस्पेक्टर जब बनेंगे तो आप भी अन्वेषण करेंगे। प्रश्न है कि संतोष वीना के ईमेल अकाउंट के पासवर्ड को प्राप्त करने में सफल हो गया है। वह निश्चय रूप से वीना के ईमेल अकाउंट तक पहुंचकर उसकी सभी डाक को पढ़ता रहता है, जिससे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। क्या होगा। संतोष IT एक्ट के अंतर्गत हैकिंग के लिए उत्तरदायी है। संतोष IT एक्ट के अंतर्गत अनधिकृत पहुंच के लिए उत्तरदायी है। संतोष IT एक्ट के अंतर्गत अनधिकृत पहुंच के लिए दायी है,
या संतोष ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अतिचार के लिए किया है, तो ये देखिए अतिचार के लिए दायी है। तो इसने क्या किया है, इसने ये किया कि आईटी एक्ट के अंतर्गत अनाधिकृत बिना किसी उसकी परमिशन के पहुंच गया है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसमें देख लेते हैं। देखिए प्रस्तुत समस्या में संतोष वीना के ईमेल अकाउंट के पासवर्ड को प्राप्त करने में सफल तो हो गया है, फलस्वरूप उसने वह नियमित रूप से वीना के ईमेल अकाउंट पर पहुंचता है और उसके सभी डाक के संदेश को पढ़ता है। यह संतोष सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत अनाधिकृत पहुंच के लिए दायी है। ये बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। देखिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो 2000 के अंतर्गत जो हैकिंग है उससे क्या विपरीत है। सबसे पहला है कि दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर तंत्र तक अप्राधिकृत पहुंच। दूसरा, दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर तंत्र में एकत्रित सूचनाओं को समाप्त करना। या तीसरा, दूसरे कंप्यूटर के कंप्यूटर तंत्र में एकत्र सूचना को या आशय समाप्त करना। या डी है, दूसरे कंप्यूटर के कंप्यूटर तंत्र में एकत्र बहुमूल्य सूचना को जानबूझकर साशय समाप्त कर देना। तो ये देखिए इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत हैकिंग का तात्पर्य किसी दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर तंत्र में एकत्र बहुमूल्य सूचना को जानबूझकर या साशय समाप्त कर देने से है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 22। कहा गया है कि भाई अश्लील पदार्थों का प्रकाशीय दंडनीय है। अश्लील पदार्थ, जैसे अभी आपको दिख रहा होगा राज कुंद्रा का केस बहुत चल रहा है, तो इसके अंतर्गत ये वाला होगा, अश्लील पदार्थों से रिलेटेड जो भी होंगे आईटी एक्ट के अंतर्गत वो सब लगाए जाएंगे। देखिए भारतीय दंड संहिता की धारा 293 में, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 में, या ए और बी दोनों, तो आपको देखिए पता ही चल गया ए और बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 293 में आप समाज को क्या दे रहे हैं, अच्छी बातें नहीं दे रहे हैं तो बुरी भी मत दीजिए। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत, तो ये दोनों सही है इसका है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए अश्लील पदार्थों का प्रकाशन जो होता है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 293 में तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 में दंडनीय अपराध है। प्रश्न नंबर 23 आते हैं। आईटी एक्ट के अधीन हैकिंग के लिए शासित का मतलब पता है, शासित का मतलब होता है पेनल्टी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 3 वर्ष का कारावास, 2 लाख रुपए तक का जुर्माना, 3 वर्ष का कारावास एवं 5 लाख रुपए तक जुर्माना। तो इसका सही विकल्प है सी, 3 लाख रुपए तक का कारावास और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। सूचना का जो प्रौद्योगिकी अधिनियम है 2000 की धारा 66 के अधीन हैकिंग के लिए कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 5 लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों, मतलब 3 वर्ष का कारावास या 5 लाख रुपए तक जुर्माना धारा 66 के अंतर्गत। ठीक है ना। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। प्रश्न नंबर 24 कहता है कि भाई साइबर अपराध निम्नलिखित में से किससे मूलतः संबंधित होता है। तो वो होता है कंप्यूटर से साइबर अपराध होता है, बिना कंप्यूटर के तो कर नहीं पाएंगे। इंटरनेट एक्सेस चाहिए, संचार युक्तियाँ चाहिए। तो आइए देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अपराध नियंत्रण और निवारक मैनुअल के अनुसार साइबर जो क्राइम है वो एक ऐसा अपराध है, देखिए पूरे वर्ल्ड की बात हो रही, भारत के अंदर इसके बने हैं धाराएं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में भी साइबर अपराध को लेकर यूएनओ के अंदर भी आप समझ लीजिए इसके लिए पूरे रूल्स रेगुलेशन बने हैं, जिसमें ठगी, जालसाजी और अनाधिकृत प्रवेश इंटरनेट प्रचार युक्तियों व अन्य तकनीकी उपकरणों के माध्यम से पूर्ण किए जाते हैं। ईमेल बमबाजी, देखिए मैंने अभी आपको बताया था ना बमबाजी, तो ईमेल बमबाजी, साइबर अश्लीलता लेखन, एसएमएस स्पूनिंग, वेब जैकिंग, सलामी आक्रमण, ठीक है, साइबर स्टॉकिंग, साइबर आतंकवादी, वायरस अटैक इत्यादि साइबर क्राइम के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो कि यहाँ पे लिखे गए हैं। प्रश्न नंबर आते हैं 25 की तरफ। देखिए 25 नंबर का जो प्रश्न है वो क्या कहता है, वो कहता है कि भाई किसी दूसरे के कंप्यूटर इत्यादि को यदि आपने क्षति पहुंचाने पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में दंड की क्या व्यवस्था की गई है। तो क्या कारावास है, जुर्माना है, प्रतिकर है या उपयुक्त सभी है। तो ये आपका प्रतिकर है। समझते हैं इसको थोड़ा सा कि देखिए किसी दूसरे के कंप्यूटर को, कंप्यूटर प्रणाली या नेटवर्क प्रणाली को स्वामी के अनुज्ञा बिना, अनुज्ञा मतलब जिसका वो कंप्यूटर है, बिना उसके परमिशन के आपने नुकसान पहुंचा दिया, तो धारा 43 के अधीन आपने प्रतिकर के रूप में दंडन किया है।
प्रभावी व्यक्ति को अपराधी से 1 करोड़ रुपए तक की हुई नुकसान के लिए प्रतिकर दिलाया जा सकता है। देखिए, अब 1 करोड़ रुपए के नुकसान तब होगा जब आप बड़े सेलिब्रिटी हैं, बड़े नेता हैं या कोई बड़े बिजनेसमैन हैं। आपका डेटा बड़ा लीक कर दिया या डेटा को कैंसिल कर दिया, नुकसान कर दिया, आपका कहीं खाता था, कोई आपका जो बिजनेस था उसमें आपके लेनदार बहुत थे, वो फाइल ही डिलीट कर दी, तो उसके लिए ये सारा प्रोसेस है। इसमें आप लिखा है कि धारा 43 के अंतर्गत आपका 1 करोड़ रुपए तक का नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। देखिए, अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन किस धारा के अधीन दंडनीय है? वो है धारा 67। अभी बात करी थी हम लोगों ने, अभी कहा था कि जो राज कुंद्रा है उनके ऊपर जो धाराएं लगेंगी वो कौन कौन सी धारा थी। एक आपको मैंने बताया था भारतीय दंड संहिता की धारा थी और एक लगेगी आपकी IT एक्ट के अंदर 67। अरे तो बहुत सारी धाराएँ लगेंगी, ये तो हम लोग बहुत ही, क्योंकि अभी हम लोग डिपार्टमेंट के अंदर नहीं है। जब आप लोग डिपार्टमेंट के अंदर जाएंगे देन उसके बाद आपको पता चलेगा कि और क्या क्या इसमें धाराएं ऐड ऑन हो सकती हैं। ये तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो उतनी डिटेल्ड में आपसे धाराएं नहीं पूछेगा क्योंकि सारा सिलेबस है। क्योंकि जब डिपार्टमेंट में आप जाएंगे तब आपको सिर्फ मूल विधि लगानी होगी, वहाँ पे GS नहीं लगाना है, वहाँ पे मैथ्स नहीं लगानी है। मैथ्स से क्या होता है, दिमाग खुलता है, रीजनिंग से दिमाग खुलता है, दूर तक सोच पाते हैं आप। देखिए, किसी कामोत्तेजना या कामुकता की अपील करने वाले सामग्री को या परिचित इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो करेगा वह धारा 67 के तहत दंडनीय होगा। दंड के रूप में पहली बार अगर दोषी पाए जाते हैं तो 3 साल का कारावास और 5 लाख रुपए का जुर्माना, और अगर इसके बाद भी आप नहीं मानते हैं और इसके बाद भी आपने दोष किया है तो आपको 5 वर्ष का कारावास और 10 लाख रुपए जुर्माना। कंप्यूटर जो पद कंप्यूटर में क्या शामिल होता है? तो देखिए, सब होता है। संसाधन प्रणाली होती है, संसूचना प्रणाली होती है, आगत प्रणाली होती है। तो आपका विकल्प डी उपयुक्त सभी है। देखिए, ये जो है ना कंप्यूटर से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस है ये आपके कंप्यूटर वाले सेक्शन में भी आएंगे, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से तैयार करिएगा। अब आते हैं 27 का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, एक कंप्यूटर में जो प्रणाली, जो संसाधन प्रणाली है जिसको हम प्रोसेस यूनिट बोलते हैं, संसूचना प्रणाली जिसको कम्युनिकेशन यूनिट, आगत प्रणाली जिसको इनपुट, निर्गत प्रणाली जिसको हम लोग आउटपुट डिवाइस बोलते हैं, इत्यादि सभी होती हैं। कंप्यूटर में परिभाषित IT अधिनियम 2000 में धारा 2 के झा में भी दी गई है। ठीक है, प्रश्न आते हैं 28 में साइबर अपील अधिकरण का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो वो है आपके संबंधित राज्य सरकार द्वारा या केंद्रीय सरकार द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके सरकार द्वारा या भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा। तो सही है, साइबर अपील का जो गठन होता है वो केंद्रीय सरकार द्वारा होता है। IT अधिनियम जब बना था 2000 में, तो इसके अधीन साइबर जो अपील था वो अधिकरण की स्थापना धारा 48 में केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती थी और अधिकरण के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से धारा 49 के तहत की जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि देखिए, साइबर अपील अधिकरण को अपील करने की जो परिसीमा है वो कितनी है? वो है 45 डेज। ये ध्यान रखिएगा, 45 दिन। कौन सी धारा है? 57 धारा में अपील अधिकरण की अपील किया जाने की परिसीमा निर्धारित करती है। अपील आदेश की प्रति व्यक्ति को प्राप्त तारीख से 45 दिन के भीतर की जानी चाहिए। जहां आदेश पक्षकारों की सहमति से किया जाता है वहां कोई अपील नहीं की जा सकेगी। साइबर अपील अधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील कहां की जा सकती है? तो वो की जा सकती है आपके उच्च न्यायालय के अंदर, मतलब हाई कोर्ट के अंदर। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन तो इसका थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की जो धारा 62 है, 62 है, इसके अनुसार क्या है कि भाई साइबर अपील अधिकरण के किसी निर्णय आदेश से पीड़ित व्यक्ति उसके खिलाफ अपील 60 दिनों के अंदर उच्च न्यायालय के पास की जाएगी। प्रश्न नंबर आते हैं 31 में, कहते हैं कि पहचान चोरी करने के लिए क्या दंड दिया जा सकता है? पहचान चोरी करने के लिए, आइडेंटिटी किसी की चुरानी है, आपने फोटोग्राफ्स चुरा लिए, आपने साइन चुरा लिए, तो ये क्या दंडनीय अपराध है? तो बिल्कुल जी हाँ, दंडनीय अपराध है। 3 साल का कारावास और जुर्माना है। किस धारा के अंतर्गत है? धारा है 66 के गा में।
पहचान और चोरी के लिए दंड की व्यवस्था देती है। इस धारा के अधीन 3 वर्ष तक का कारावास तथा 1 लाख रुपए का जुर्माना दंड के रूप में दिया जा सकता है। धारा किसी अन्य व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर या पासवर्ड या किसी अन्य पहचान का प्रयोग करने को बताती है। यही मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपने किसी और के व्यक्ति की कोई चीज़ चुरा ली भाई, तो दंड तो मिलना तय है। तो इसलिए ये धारा कौन सी है? 66 का गा है। प्रश्न नंबर आते हैं 32 में, कितने वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध इस अधिनियम के अधीन जमानती होते हैं? वो है 3 वर्ष तक के कारावास। ध्यान रखिएगा, जितना मैं बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते चलिएगा या ध्यान से सुनते चलिएगा। देखिए, जो आईटी है, आईटी का मतलब है इनकम टैक्स नहीं, आईटी का मतलब है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये 2000 की धारा 77 के खा के अधीन 3 वर्ष तक की कारावास से दंडनीय अपराध है और ये जमानती है। 3 वर्ष से या अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध क्या है? वो संज्ञेय है। ठीक है, इस बात को समझने की जरूरत है। देखिए, आपराधिक में अवशिष्ट सशक्ति का मतलब है पेनाल्टी। ठीक है, पेनाल्टी दी गई है, वो क्या है? धारा 45 के अंतर्गत है। अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों का उल्लंघन जिसके लिए अलग से कोई सशक्ति मतलब पेनल्टी का उपबंध नहीं किया गया, प्रभावी व्यक्ति को 25,000 रुपये तक का प्रतिकर या दोषी व्यक्ति पर 25,000 रुपये तक का अर्थदंड आरोपित किया जा सकता है। यह प्रावधान धारा 45 में उपबंधित है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की तरफ। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को इंटरनेट, ईमेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक युक्ति से तंग करने या परेशान करना क्या कहा जाएगा? वो कहा जाएगा आपका साइबर स्टॉकिंग। जैसे आप किसी लड़की का पीछा करें तो उसको भी बोलते हैं स्टॉकिंग करना, पीछा करना। ठीक वैसे इसको भी साइबर स्टॉकिंग बोलते हैं। अब साइबर स्टॉकिंग के बारे में हम लोग देख चुके हैं। आते क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र जारी करने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के अधिकतम कितनी फीस का भुगतान करना होता है? तो वो करना होता है आपको 25,000 रुपये का। ठीक है, देखते हैं अधिनियम की जो धारा 22 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र जारी करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा नियम फीस जो 25,000 रुपये से अधिक होगी भुगतान करना अनिवार्य है, धारा 22 के अंतर्गत। देखिए, साइबर अपराध हेतु आईटी अधिनियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, अपीलार्थी अभिकरण के समक्ष स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हो सकता है। दूसरा है, अपीलार्थी अधिकरण अपना विनिश्चय बहुमत से देगी। सिविल न्यायालय या वाद या कार्यवाही उपचार हेतु संस्थापित की जाएगी या परिसीमित लागू होगा। तो सही विकल्प इसका क्या है? सी इसका बिल्कुल सही है। देखिए, अधिनियम की प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में विकल्प सी में दिए गए कथन को छोड़कर अन्य सभी कथन जो है वो सत्य है। धारा 61 के अनुसार उन सभी बातों तथा विषय हेतु जिनके संबंध में अधिनियम में नियुक्ति हो कोई न्याय निर्णय अधिकारी या प्राधिकारी अवधारण हेतु सशक्त या सिविल न्यायालय या वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारता नहीं होगी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। कहा गया है कि बताइए, अधिनियम के अधीन दुर्पदेन के लिए पेनल्टी कहाँ दी जाएगी? तो पेनल्टी दी जाएगी किस धारा में? धारा 71 के अंतर्गत। ठीक है, कहा गया है कि जब भी कोई व्यक्ति लाइसेंस या इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कोई दुर्पदेन करता है तो वो धारा 71 के अंतर्गत 2 साल का कारावास, 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। धारा 38 देखते हैं, मतलब प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। अधिनियम के अधीन किसी स्थान में प्रवेश व तलाशी के लिए कोई प्राधिकृत है? नंबर 1, निरीक्षक रैंक का, उप निरीक्षक रैंक का, अधीक्षक होगा या नियुक्ति विशेषा प्राधिकरण होगा। तो ये होगा निरीक्षक रैंक का और क्या होगा? और होगा आपका नियुक्ति विशेष प्राधिकृत रैंक का। तो ये हालांकि चौथा इसको लिखना चाहिए था, लेकिन ये 4th नंबर लिखना चाहिए था, डी मिस प्रिंट हो गया है। कोई पुलिस अधिकारी जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का है, निरीक्षक मतलब इंस्पेक्टर की पंक्ति से नीचे का है, या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा प्रतिगत अधिकारी किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश कर सकेगा, तलाशी ले सकेगा, बिना वारंट की गिरफ्तारी भी कर सकेगा। धारा 80 में देखिए, बार बार आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा
क्योंकि मूल विधि मैंने आपसे 10 बार बोला है, ज़्यादा एग्ज़ाम्स में नहीं आती। पुलिस के एग्ज़ाम्स में आती है, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम्स में, और एक यूपी पीसीएस जे में आती है, जो कि पीसीएस जे वालों को तो ये पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, उनको तो ऑलरेडी उनकी तैयार होती है। लेकिन जो ये यूपी पुलिस के लोग हैं, जो नॉर्मल सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, फिर उनका यूपी पुलिस का आता है तो उन्हें मूल विधि पढ़नी होती है, तो उनको सिर्फ रटना है। तो प्लीज़ जितने हैं दिमाग मत लगाइएगा, ज़्यादा उसमें थ्योरी में मत घुसिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही बनते हैं। 39 क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे काम वासना भड़काने वाली क्रियाकलापों में बालकों को चित्रित करने वाली सामग्री का प्रकाशन या पारेषण हेतु कितना अर्थदंड दिया जाएगा? वो है 10 लाख रुपए। समझिए, अगर 10 लाख रुपए जुर्माना लगेगा अगर आपने इस टाइप की कोई भी चीज़ें जो भी लोग यूज़ करते हैं या उसको बेचते हैं, तो 10 लाख रुपए का जुर्माना, और भी बहुत बहुत सेक्टर्स में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है। देखिए, प्रश्नगत अपराध के लिए धारा 67 के खा के अधीन प्रथम दोष सिद्ध पर 10 लाख रुपए का अर्थदंड तथा 5 वर्ष तक का जो जुर्माना है, और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 लाख रुपए तक का अर्थदंड और 7 वर्ष तक का जुर्माने की प्रावधान के बारे में बताया गया है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 40 पे। किसी व्यक्ति या कंपनी के खाते में बड़ी संख्या में मेल सर्वर या ईमेल भेजना जिससे उसका संपूर्ण खाता ही ध्वस्त हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ईमेल बमबाजी। मैंने आपको बोला था अभी कि ईमेल बमबाजी क्या करते हैं, एक सेकंड में एक ही से टाइम पे लाखों करोड़ों ईमेल्स आ जाएं, उसे ईमेल बॉम्बिंग बोलते हैं। देखिए, उपयुक्त अपराध ईमेल बमबाजी कहलाती है, और डेटा डिडलिंग किसी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में अवैध डाटा प्रवेश करा दिया जाता है। साइबर अपराध द्वारा बलपूर्वक किसी वेबसाइट को अपने नियंत्रणाधीन कर लेना वेब जैकिंग बोलते हैं। हैकिंग नहीं होता, वो वेब जैकिंग होता है, ठीक है। जबकि ट्रोजन वस्तु को छुपाने वाला आपराधिकृत प्रोग्राम होता है। साइबर अपराध में क्या शामिल होता है? साइबर अपराध में सबसे पहले कंप्यूटर के माध्यम से छल, कंप्यूटर के माध्यम से जो इंटेलिजेंस मॉडल्स है वो, और इंटरनेट के माध्यम से किसी की एकता भंग करना, मतलब कोई वायरल कर देना कोई मैसेज ऐसा जिससे पूरे देश में एक माहौल क्रिएट हो जाए, तो वो सब आता है आपके साइबर अपराध में। आइए इसका एक्सप्लेन देखते हैं कि क्या एक्सप्लेनेशन है। कोई भी आपराधिक कृत्य जो कंप्यूटर अथवा संचार साधनों से जुड़ा है साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर के माध्यम से वित्तीय धोखाधड़ी, पैसा चोरी कर लेना, पहचान चोरी करना, हैकिंग करना, अश्लील संदेश भेज देना, टेलीफोन तकनीक का दुरुपयोग करना, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां कराना, वायरस फैला देना, कंपनी नीति के विरुद्ध कोई गतिविधि कर देना, कंप्यूटर नेटवर्क पर आक्रमण करना, पोर्नोग्राफी को प्रोत्साहन देना, आंतरिक और गुप्त सूचनाओं की चोरी, बौद्धिक संपदा की चोरी और आदि गतिविधियों व कार्यकलाप साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। प्रश्न आते हैं 42 पे। कहा जा रहा है कि साइबर अपराध में दंड का प्रावधान किस विधि के अंतर्गत दिया गया है? तो यह है आपका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 43 की तरफ। 42 का थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। साइबर अपराध में दंड का जो प्रावधान है वो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत दिया गया है। क्या मोबाइल फ़ोन को साइबर लॉ में परिभाषित किया गया है? जी हाँ, बिल्कुल किया गया है। मोबाइल फ़ोन को साइबर लॉ के अंदर परिभाषित मैंने आपको बताया भी था। देखिए इसमें क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 जा के का में मोबाइल की परिभाषा दी गई है, जो इस प्रकार है कि संचार युक्ति से अभिप्रेत है। मोबाइल फ़ोन पर्सनल डिटेल्स असिस्टेंट या दोनों, अर्थात मोबाइल फ़ोन और डीपीए जो किसी फ़ोटो, आवाज़ या वीडियो आदि को भेजने प्राप्त करने के लिए उपयोग में किया जाता है। देखिए, ईमेल को जारी किए जाने के स्थान का पता किससे लगाते हैं? वो है आपका नेटवर्क सर्वदाता द्वारा दिया गया आईपी एड्रेस से, ठीक है। ये ईमेल कहाँ से सर्कुलेट हुआ उसके बारे में, ईमेल को जारी कहाँ से हुआ, इसके लिए आपको नेटवर्क जो है उससे आईपी एड्रेस जो मिलता है उससे ये सारी चीज़ों का पता लगता है। एटीएम मशीन से पैसा निकालते समय निकालने वाले पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी किस चीज़ से रखी जाती है? तो आपको पता ही होगा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सीसीटीवी से, ठीक है। अब इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि एटीएम मशीन से पैसा निकालते समय निकालने वालों पर
इलेक्ट्रॉनिक निगरानी क्लोज सर्किट टीवी, ठीक है, से की जाती है। सीसीटीवी का फुल फॉर्म है क्लोज सर्किट टीवी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें 45 क्वेश्चंस थे वो जो कंप्लीट हो गए हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोगों का वो होगा अधिनियम एवं निवारक के बारे में। कौन सा? आयकर अधिनियम एवं निवारक के बारे में, ठीक है ना, आयकर अधिनियम एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग।